Hello everyone. In today's 11th Commerce OC lecture, we are going to deal with chapter number 2. Let us move on towards the textbook. See what we have completed in the earlier lecture. On page number 30, as we have started with features of chain store. And then we went towards one price shop and features of one price shop. And at the last we have covered mall. So we have already covered a retail type of trading. उसमें दो पार्ट में हमने डिवाइड किया था. One was traders which are having fixed place for the business purpose and traders which do not have fixed place. So जो जिनके पास फिक्स्ड प्लेस नहीं होता उसे क्या बोलते हैं? इटिनेरेंट रिटेलर, राइट? तो वो सारे पार्ट हमने फिनिश किए. So new topic for us, international trade. इंटरनेशनल ट्रेड हमने इनिशियली फर्स्ट चैप्टर में ही देखा था. ट्रेड डन बिटवीन टू और मोर कंट्रीज और ट्रेड बियॉन्ड द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ द नेशन इज नोन एज इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, और हम इसको डिनोट करेंगे यहाँ नेम से. सो इंटरनेशनल ट्रेड को और क्या बोल रहे हैं हम? फॉरेन ट्रेड. राइट? इन एंशियंट इंडिया, देखो इन्होंने स्टार्ट कहां से किया? एंशियंट इंडिया से. इंटरनेशनल ट्रेड वाज कंडक्टेड फॉर वेरियस क्वालिटी प्रोडक्ट लाइक सिल्क, हैंडलूम्स, ऑर्नामेंट, वेपन्स एक्सेट्रा. तो एंशियंट इंडिया की हम बात करें इन द सेंस इफ यू गो बैक टू 1000 और 1500 years बैक, इवन जो मोहनजोदारो या हड़प्पा कालीन संस्कृति आप देखोगे तो वहां पर भी ट्रेड का इन्वॉल्वमेंट हमको दिखता है. तो बहुत सारा जो ट्रेड है वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान के रास्ते हम क्या करते थे? प्रोडक्ट सप्लाई किया करते थे. आई एम टॉकिंग 1000 year बैक. तो पहले भी हम इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत एक्टिव थे. तो प्रोडक्ट क्या थे हमारे? सिल्क, हैंडलूम, ऑर्नामेंट्स, वेपन्स, ये सब हम प्रोवाइड किया करते. When the trade activities are conducted between two or more countries, it is called as international trade. इसको ही क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं. ऑलरेडी वी नो कि दो या दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में क्या होता है? ट्रेड होता है, तो उसे बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड. The political relation between two countries also influence the trade between them. Obviously, दो कंट्री का जो पॉलिटिकल रिलेशन होगा, है ना, अभी हमारा रिलेशन रशिया के साथ जैसा है, हमारा रिलेशन कोरिया के साथ जैसा है, हमारा रिलेशन जापान के साथ जैसा है, तो एक फ्रेंडली रिलेशन दिखाई देता है. कैसा रिलेशन? फ्रेंडली रिलेशन. आज की तारीख में सऊदी अरेबिया आप बोलिए, अमेरिका आप बोलिए, मैक्सिमम कंट्री के साथ में हमारा कैसा रिलेशन है? फ्रेंडली रिलेशन. बट पाकिस्तान, चाइना, तुर्किस्तान, नेपाल, ये कुछ कंट्रीज के साथ में हमारे ट्रेड रिलेशन या पॉलिटिकल रिलेशन इतने अच्छे नहीं है. तो जहां पर हमारे पॉलिटिकल रिलेशन अच्छे होते हैं ना, हमको वहां पर बेनिफिट मिलता है, ट्रेड बेनिफिट. बहुत सारी पॉलिसीज इजीली पास हो जाते हैं. उसके बाद हमें टैक्स बेनिफिट बहुत मिलता है. ठीक है ना? तो पॉलिटिकल रिलेशन अच्छा होना बहुत जरूरी है.
इंटरनेशनल ट्रेड प्रोसीजर इज ऑलवेज कॉम्प्लेक्स, डिफिकल्ट एंड लेंदी। देखो तीन चीज बताया। इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है, एक तो थोड़ा सा जटिल होता है, कठिन होता है और लंबा होता है, बराबर है। Various factors like government policies, economy, international market, international law, currency, etc. influence the trade activities. तो जब आप फॉरेन ट्रेड में इन्वॉल्व होते हो तो आपको दूसरे कंट्री का गवर्नमेंट का पॉलिसी भी देखना पड़ता है, आपको वहां की इकोनॉमी देखनी पड़ती है, इंटरनेशनल मार्केट कैसे क्रिएट किया जाए वो देखना पड़ता है, वहां के लॉ क्या है, क्या आपके लिए सुटेबल हैं वो देखने पड़ते हैं, करेंसी किस में हम एक्सचेंज करेंगे, ये सारी चीजों को लेकर के हमको क्या करना पड़ता है, फॉरेन ट्रेड करना पड़ता है। इन्फ्लुएंस द ट्रेड एक्टिविटी, ये सब उसे अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। मोस्ट इकोनॉमिस्ट ग्लोबली एग्री दैट इंटरनेशनल ट्रेड हेल्प्स टू बूस्ट द नेशंस वेल्थ। ऑब्वियसली इंटरनेशनल ट्रेड से हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज मीन्स व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स फॉरेन करेंसी। हमने इकोनॉमिक्स में मनी के बारे में एक क्वेश्चन लिया था कि मनी को अगर प्रिंट करना है तो उसका बेस क्या होता है, तो फर्स्ट बेस क्या है, गोल्ड। और आज की तारीख में सेकंड बेस हम किसे मानते हैं, फॉरेन करेंसी। जितना अच्छा आपके पास फॉरेन करेंसी का रिजर्व होगा उतना भी आप क्या कर सकते हैं, करेंसी प्रिंट कर सकते हैं। तो फॉरेन करेंसी का अपने आप में होना ये क्या होता है, नेशन के वेल्थ को इंक्रीज करता है, प्रॉपर्टी को इंक्रीज करता है। द कंज्यूमर्स गेट वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यू टू इंटरनेशनल ट्रेड। और हमें भी बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, वैरायटीज मिलती है, ऐसे प्रोडक्ट जो हमारी कंट्रीज में नहीं बन रही हैं वो फॉरेन ट्रेड की वजह से हमको क्या होता है, हम इंपोर्ट कर सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, विथ बेटर क्वालिटी बेटर प्राइस हमें इंपोर्टेड मटेरियल्स मिलते हैं, तो ये बेनिफिट है। अब इसमें पहला पार्ट आ गया एक्सपोर्ट ट्रेड, कुछ नया नहीं है आपके लिए। एक्सपोर्ट ट्रेड है तो हम इसमें प्रोसीजर वगैरह देखेंगे। एक्सपोर्ट ट्रेड ऑलरेडी यू नो, इंडियन पॉलिटिकल बाउंड्री से कोई प्रोडक्ट अगर बाहर जाता है, सेल होता है, तो उसे क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट ट्रेड। हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हिंदी में बोलते हैं निर्यात। क्या बोलते हैं, निर्यात। ओके, एक्सपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट प्रोसीजर देख रहे हैं हम लोग, क्या देख रहे हैं, एक्सपोर्ट प्रोसीजर। क्या प्रोसीजर होता है एक्सपोर्ट का, किस तरीके से एक्सपोर्ट किया जाता है। तो इसमें सबसे पहला है प्राइमरी स्टेज, फिर प्री शिपमेंट स्टेज, नंबर 3 शिपमेंट स्टेज और पोस्ट शिपमेंट स्टेज, बराबर है। तो प्राइमरी स्टेज क्या है, प्राइमरी स्टेज में सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, आपको एजेंट वगैरह बुक करने पड़ते हैं, और फिर आपका प्री शिपमेंट प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो ये जो भी 4 प्रोसेस है ABCD, हम एक एक करके इसको गो थ्रू कर रहे हैं। तो सबसे पहला प्रिलिमिनरी स्टेज हम देख रहे हैं। फर्स्ट हम क्या कराते हैं, रजिस्ट्रेशन। The exporter has to get himself registered with various authorities as follows। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको एक्सपोर्टर बनना है तो आपको इन अथॉरिटीज से पहले क्या लेना पड़ेगा, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट या अथॉरिटी लेटर। ठीक है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड टू ऑब्टेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट नंबर। तो यहां से आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट नंबर मिलेगा। देन इनकम टैक्स अथॉरिटी टू ऑब्टेन परमानेंट अकाउंट नंबर। तो आपको पैन नंबर चाहिए तो इनकम टैक्स अथॉरिटी को आपको बात करनी पड़ेगी, और एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट चाहिए आपको तो आपको डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड उनको अप्रोच करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर आता है अदर अथॉरिटीज लाइक EPC एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एंड GST अथॉरिटी। इनसे आपको EPC का सर्टिफिकेट और GST का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो ये कुछ रजिस्ट्रेशन है, बेसिक रजिस्ट्रेशन, जो अगर आप एक्सपोर्टर बनना चाहते हो तो आपके पास ये सर्टिफिकेट होने चाहिए। नंबर 2 अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट। एजेंट अपॉइंट करना पड़ेगा। क्यों एजेंट अपॉइंट करना पड़ेगा, होता यह है कि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं
जिसको करना थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी होता है, आपको वहां का सारी चीजें पता नहीं। अगर आप करने जाएंगे तो आप हो सकता है वो काम जो है 1 मंथ में करें, लेकिन एजेंट को दे देंगे तो वो 5 डेज में वो काम खत्म कर देगा। क्यों? क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड पर्सन है, उसके कॉन्टेक्ट बड़े हैं, ठीक है ना, उसको पता है कब कौन सा स्टेप लेना है। ही इज फुल्ली इन्वॉल्व इन दैट। तो हमारा टाइम सेव होगा, हम अपने कोर बिजनेस में फोकस कर सकते हैं। तो अगर हम एजेंट कर लेते हैं तो फायदा क्या होगा? वही काम कम समय में जल्दी हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन द एक्सपोर्टर अपॉइंट्स एजेंट और सेल रिप्रेजेंटेटिव अबॉर्ड अब्रॉड टू बुक ऑर्डर्स। अच्छा, अब्रॉड मतलब हमको एक्सपोर्ट करना है, तो फॉरेन में भी तो कोई कंपनीज होनी चाहिए जो हमारे प्रोडक्ट को परचेस करेगी। तो हमने अब्रॉड में भी किसको बुक करके रखा है? एजेंट को, ताकि वो हमारे लिए क्या करेंगे? परचेस ऑर्डर निकालेंगे, ठीक है। द एक्सपोर्टर में ऑल्सो ओपन सेल्स ऑफिस इन फॉरेन कंट्री। हम फॉरेन कंट्री में सेल्स ऑफिस ओपन करके रख सकते हैं ताकि हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करें, लोग वहां से ऑर्डर प्लेस करें और यहाँ से हम क्या करें? एक्सपोर्ट करें। तो इस तरीके के हमको एजेंट्स को अपॉइंट करना पड़ता है। तो पहला काम क्या होगा? रजिस्ट्रेशन। दूसरा क्या होगा? अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट। एजेंट को हम अपॉइंट करेंगे। अभी पहले आपने प्रिलिमिनरी स्टेज किया, नेक्स्ट क्या है? प्री शिपमेंट स्टेज। प्री शिपमेंट मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके पहले का स्टेज, ओके। प्री शिपमेंट स्टेज, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? रिसीट ऑफ ऑर्डर। पहले आपको ऑर्डर तो मिलना चाहिए, तो पहले आपको ऑर्डर मिलेगा, ऑर्डर रिसीव करेंगे। As soon as the order is received, the exporter must verify and confirm the order. The exporter checks on the restriction on import in importer's country. ठीक है, तो यहाँ पर दो बातें हो रही हैं। सबसे पहली चीज, हमें फॉरेन कंट्री से ऑर्डर्स मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज ऑस्ट्रेलिया है या जापान है, वहां के कोई जो इंपोर्टर है उन्होंने हमें कोई ऑर्डर दिया। हम जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं, सपोज हम रेडीमेड गारमेंट्स बनाते हैं, तो यहाँ पर जो ड्रेस मटेरियल है वो हम लोग यहाँ से सेल करते हैं, राइट है। तो उन्होंने हमें ऑर्डर दिया। अब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? वो ऑर्डर को कंफर्म करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरिफिकेशन एंड कंफर्मेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये फॉरेन डीलर के साथ में हम बात कर रहे हैं, तो वो ऑथेंटिक होना चाहिए, क्योंकि वो फॉरेन कंट्री में है, वहां पर उधर के कानून चलते हैं। इन केस अगर कुछ फ्रॉड हुआ तो इसका केस बहुत लंबा चलेगा, हो सकता है हमको कॉम्पनसेशन भी ना मिले, है ना। तो फॉरेन लैंड पे अगर आपको बिजनेस करना है तो सबसे पहले आपको ये ऑर्डर को क्या करना पड़ेगा? कंफर्म करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि ये ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है, प्रॉपर ऑर्डर है या नहीं है, फ्रॉड तो नहीं हो रहा है हमारे साथ। अच्छा, ये कंफर्म करने के बाद आप क्या करेंगे? आप चेक करेंगे जो इंपोर्टर कंट्री है उसके यहाँ पर हमारे रिलेटेड गुड्स का कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी अपनी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी है उसमें कोई प्रोडक्ट को हम क्या करके रखते हैं? रेस्ट्रिक्ट करके रखते हैं। कोई कोई प्रोडक्ट होता है जिसको बेचना मना है, कोई कोई प्रोडक्ट है जिसको खरीदना मना है। तो ऐसा ही जो लॉ है वो फॉरेन कंट्री पे भी एप्लीकेबल है। तो उनकी कंट्री में क्या लॉ है ये हमको समझना पड़ेगा। वो हम चेक करेंगे कि क्या इंपोर्टर के कंट्री में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड। अदरवाइज हमने यहाँ से शिपमेंट कर दिया और वहां पहुंच के बोलेंगे नहीं नहीं ये तो हमारे यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होता, आप वापस लेकर के जाइए। तो अननेसेसरी ये जो कॉस्ट हम बेयर करेंगे, नुकसान ही होगा, है कि नहीं। तो हमको पहले क्या कर लेना है? चेक कर लेना है। नंबर 2, लेटर ऑफ क्रेडिट। नाउ व्हाट इज लेटर ऑफ क्रेडिट? सुना सुना लागे या देखा है पहली बार? Let us read this thing. The exporter request importer to issue a letter of credit in his favor. जो exporter है मतलब हम रिक्वेस्ट करेंगे इंपोर्टर को वो क्या दे दें? लेटर ऑफ क्रेडिट दे दें। The receipt of the letter of credit from importer's bank will clear the foreign exchange and other restriction, है ना। तो यहां से अगर अगर हमें लेटर ऑफ क्रेडिट मिल गया तो फॉरेन एक्सचेंज का जो रिक्वायरमेंट है वो क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा, और बाकी जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो होता क्या है लेटर ऑफ क्रेडिट? लेटर ऑफ क्रेडिट को समझने के लिए एक एग्जांपल मैं यहाँ पर बताता हूं आपको, हमको बहुत अच्छी तरीके से लेटर ऑफ क्रेडिट समझ में आ जाएगा।
यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। थोड़ा सा पोलियो हो गया लग रहा है। ठीक है, सपोज दिस इज इंडिया और इंडिया में हमारा एक एक्सपोर्टर है। कौन है? एक्सपोर्टर। ये जो एक्सपोर्टर है इसका नाम है मिस्टर राधे। मिस्टर राधे, ठीक है। अच्छा, समवेयर हियर इन अफ्रीका, ये सपोज अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, तो यहाँ पर है मिस्टर सैम। मिस्टर सैम, ठीक है। अब ये जो मिस्टर सैम है, ये कौन है? ये है इंपोर्टर। और हमारे जो राधे हैं ये कौन है? एक्सपोर्टर। अभी क्या हुआ, इन दोनों के बीच में टेलीफोनिक कम्युनिकेशन हुआ और दोनों ने बात की। मिस्टर सैम ने ऑर्डर प्लेस किया। सपोज यहाँ पर मिस्टर जो राधे हैं ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं कंप्यूटर्स। क्या बनाते हैं? कंप्यूटर्स, ठीक है। तो मिस्टर सैम को क्या चाहिए? मिस्टर सैम को चाहिए कंप्यूटर। तो इन्होंने बोला भाई हमारे यहाँ पर 10,000 कंप्यूटर्स का आपको क्या करना है? डिलीवरी करना है। आप हमें एक्सपोर्ट कीजिए, हम इंपोर्ट करेंगे। ओके, तो सपोज यहाँ पर ये जो कंप्यूटर सेल कर रहे हैं, ये एक कंप्यूटर जो है वो 20,000 रुपीज का सेल कर रहे हैं, ठीक है। सो इंटू 10,000, 10,000 अगर कंप्यूटर ऐसा सेल करेंगे तो कितना हो गया? ₹20 करोड़। कितना हो गया? 20 करोड़ रुपीज। इतने रुपए का ये डील हो गया। अच्छा, 20 करोड़ रुपीज का डील हो गया। अब यहाँ पर हमारा जो एक्सपोर्टर है, वो जो एक्सपोर्टर है वो क्या बोल रहा है कि ठीक है मैं आपका ऑर्डर लेता हूँ, मुझे कुछ पेमेंट तो कीजिए। ये जो पैसा है, अभी मुझको ये गुड्स बनाना पड़ेगा आपके लिए, 10,000 कंप्यूटर मुझे प्रिपेयर करने हैं, मैं इसे आपको सेल करूंगा, तो कुछ आप एडवांस कीजिए, कुछ पैसा तो दीजिए। सैम बोलता है नहीं नहीं, मेरी मम्मी ने बोला पहले प्रोडक्ट लेने का, पैसा बाद में देने का। तो राधे बोलता है नहीं, मेरी मम्मी ने बोला है कि पहला पैसा लेने का, प्रोडक्ट बाद में देने का। अभी दोनों की मम्मी ने कुछ सिखा के रखा है, तो दोनों के बीच में डील होगा ही नहीं। तो यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए कौन आएगा? यहाँ पर आएंगे बैंक। क्या आएंगे? बैंक। तो सपोज यहाँ पर अफ्रीका में बैंक है HSBC, ठीक है। और यहाँ हमारे इंडिया में भी बैंक है देना बैंक, राइट है। तो क्या होगा, हम एज अ एक्सपोर्टर इंपोर्टर को रिक्वेस्ट करेंगे, एक्सपोर्टर
इंपोर्टर को क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। क्या रिक्वेस्ट करेगा कि आप क्या करो ना, आप अपने बैंक में जाओ, गो टू योर बैंक, ठीक है, बैंक में जाइए और आपका जो भी बैंक है ना उनसे एक लेटर लिखा के लाइए। कौन सा लेटर, लेटर ऑफ क्रेडिट। कौन सा लेटर, लेटर ऑफ क्रेडिट। क्या है ये लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट ये है कि इन केस अगर मिस्टर सैम पेमेंट नहीं कर पाए तो ये जो HSBC बैंक है वो पेमेंट करेगा एक्सपोर्टर को। मिस्टर सैम अगर पेमेंट नहीं कर पाए तो पेमेंट कौन करेगा, उनका जो बैंक है वो पेमेंट करेगा। बराबर है, यस। तो ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट है, ये लेटर ऑफ क्रेडिट फिर कहां जाएगा, मिस्टर राधे के पास। मिस्टर राधे ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट है वो अपने बैंक को देंगे। किसको देंगे, बैंक को। और बैंक को लेटर ऑफ क्रेडिट दिखा करके वो क्या ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं। व्हाट ही कैन टेक, ही कैन टेक लोन। ठीक है, वो बोलेगा देखो मेरे पास ऑर्डर मिल गया है, लेटर ऑफ क्रेडिट भी आ गया है, आप मुझे इस लेटर ऑफ क्रेडिट के बेसिस पे क्या दे दो, लोन दे दो। तो यहाँ पर जो देना बैंक है वो क्या करेगा, वो रेडी हो जाएगा और वो लोन का अमाउंट किसको दे देगा, मिस्टर राधे को। अब मिस्टर राधे को जो लोन मिला है उससे वो क्या करेंगे, ये कंप्यूटर्स प्रिपेयर करेंगे। बराबर है, और प्रिपेयर करके बाद में क्या कर देंगे, उसको शिफ्ट कर देंगे मिस्टर सैम को। गेटिंग इट। और जैसे ही मिस्टर सैम के पास डिलीवरी आ जाएगी, मिस्टर सैम क्या कर देंगे, HSBC के थ्रू पेमेंट कर देंगे, तो ये ट्रांजेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर लेटर ऑफ क्रेडिट है क्या, लेटर ऑफ क्रेडिट एक टाइप की बैंक गारंटी है। क्या है, गारंटी ऑफ दी बैंक। इट्स अ काइंड ऑफ बैंक गारंटी फ्रॉम इंपोर्टर्स बैंक। कौन सा बैंक दे रहा है, इंपोर्टर का बैंक दे रहा है कि अगर इंपोर्टर ने पेमेंट नहीं दिया तो उनका जो बैंक है वो पेमेंट करेगा। फिर से एक बार पूरा प्रोसेस हम देखते हैं कि प्रॉब्लम कहां पर हो रहा है। प्रॉब्लम यह है कि ये दोनों डिफरेंट कंट्रीज है और दोनों को एक दूसरे पे उतना फेथ नहीं है। मिस्टर राधे जो है, मिस्टर राधे को क्या लगता है, मिस्टर राधे को लगता है अगर मैंने गुड्स दे दिया और सामने वाले ने पैसा नहीं दिया तो मेरे गुड्स तो गए, और कल को जाके चलो गुड्स मैंने सेंड किया और उसने नकार दिया कि भाई मैंने कोई इंपोर्ट किया ही नहीं था, है ना, तो बहुत सारा रिस्क है। और मिस्टर सैम को लगता है मैंने अगर पैसे दे दिए और उसने मुझे डिलीवरी नहीं दी तो, या गुड्स जैसा चाहिए वैसा नहीं दिया तो, डिफेक्टिव गुड्स प्रोवाइड किया तो मेरे पैसे तो गए ना। तो कोई भी यहाँ पर रिस्क नहीं लेना चाहता है। तो ऐसे केस में काम आता है क्या, लेटर ऑफ क्रेडिट। कि भले हम दोनों को एक दूसरे पे विश्वास नहीं होगा लेकिन एक दूसरे के कंट्री के बैंक पे तो है, क्योंकि बैंक तो फ्रॉड नहीं करेगी एटलीस्ट, है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम इन द सेंस जो एक्सपोर्टर है, हमारे पास जो एक्सपोर्टर है वो एक्सपोर्टर क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा इंपोर्टर को, क्या रिक्वेस्ट करेगा कि वो उसके बैंक से जाके एक लेटर साइन करा ले। और उस लेटर में क्या लिखा रहेगा कि अगर मिस्टर सैम ने पैसे नहीं दिए तो पैसा कौन देगा, इंपोर्टर कंट्री का बैंक पैसा देगा। ठीक है, तो ये एक टाइप की गारंटी है। क्या ये गारंटी, और इसी को क्या बोलते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट। अब ये लेटर ऑफ क्रेडिट, ये लेटर किसके पास जाएगा, हमारे एक्सपोर्टर के पास। मतलब यहाँ पर ये जो पर्सन है एक्सपोर्टर, इसके पास वो आ जाएगा। अच्छा, इसके पास आ गया ये लेटर ऑफ क्रेडिट, मतलब इट्स अ टाइप ऑफ गारंटी। ये किसको देगा, ये जो पर्टिकुलर गारंटी है, गारंटी का लेटर ये दे देगा बैंक को। बैंक को बोलेगा देखो मेरे को ऑर्डर मिल गया, लेटर ऑफ क्रेडिट भी मिल गया, आप इस लेटर ऑफ क्रेडिट के बदले मुझे लोन इश्यू कीजिए। उस पैसे का इस्तेमाल वो गुड्स को प्रोड्यूस करने में करेगा और फिर माल सप्लाई कर देगा उसको। ठीक है ना। और अल्टीमेटली जैसे ही कंप्यूटर डिलीवर हो जाएंगे मिस्टर सैम को, तो मिस्टर सैम हमें पैसे दे देंगे। अगर मिस्टर सैम ने पैसे नहीं दिए तो हमको पैसे कहां से मिलेंगे, HSBC जो बैंक है उस कंट्री का, वहां से मिल जाएंगे। तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व।
तो अभी फिर से हम रीड करते हैं और आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या लिखा है, द एक्सपोर्टर रिक्वेस्ट इंपोर्टर टू इशू अ लेटर ऑफ क्रेडिट इन हिज फेवर। एक्सपोर्टर इंपोर्टर को बोलता है भाई मेरे फेवर में एक लेटर जनरेट करके दो आपके बैंक से। The receipt of the letter of credit from importer's bank will clear the foreign exchange and other restriction। इनके पास से जो इंपोर्टर का बैंक है उससे अगर हमको लेटर मिल गया ना तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि क्या होता है, हमें एक एविडेंस मिल जाता है कि सामने वाले ने हमको क्या दिया, ऑर्डर दिया। ऑर्डर दिया तभी तो बैंक वाले ने उसकी गारंटी ली, है कि नहीं। तो बहुत सारे जो रेस्ट्रिक्शन है फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड, अदर रेस्ट्रिक्शंस, वो सब चले जाते हैं। नंबर 3, प्री शिपमेंट फाइनेंस। अभी हमें जो पैसे की जरूरत है वो पैसे कहां से आएंगे। द एक्सपोर्टर ऑब्टेन प्री शिपमेंट फाइनेंस फ्रॉम हिज बैंकर टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो वो अपने बैंकर से बात करता है और उससे लोन लेता है, और कहीं ना कहीं इस लोन का पैसा वो लेटर ऑफ क्रेडिट दिखा करके भी ले सकता है। तो प्री शिपमेंट फाइनेंस भी क्लियर है हमें कि शिपमेंट करने के पहले का जो हमको पैसा चाहिए। ये जो मैंने एग्जांपल दिया था कि हमें कंप्यूटर बनाना है, तो कंप्यूटर बनाने का इतना खर्चा कौन उठाएगा, तो हमें लोन तो लेना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं प्री शिपमेंट फाइनेंस, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। अब हम क्या कर रहे हैं, हम गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। हमारे एग्जांपल में हम कंप्यूटर अभी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। द एक्सपोर्टर हैज टू प्रोड्यूस गुड्स एज पर बायर्स नीड। जैसे बायर ने बोला वैसे बनाना पड़ेगा। इफ द एक्सपोर्ट इज नॉट अ मैन्युफैक्चरर, एक्सपोर्टर अगर मैन्युफैक्चरर नहीं है, देन ही विल गेट द ऑर्डर गुड्स फ्रॉम द लोकल सप्लायर। तो क्या करेगा, अगर वो एक ट्रेडर है तो गुड्स परचेस करके कहीं से लेगा और उसके हिसाब से फिर पैकिंग करके सेल करेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है पैकेजिंग। पैकेजिंग, the goods must be properly packed because packing plays 3 important roles। पहला, पैकिंग की वजह से क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ द गुड्स इन ट्रांजिट। ट्रांसपोर्टेशन में गुड्स प्रोटेक्टेड रहता है कि नहीं, क्योंकि हम शिप से गुड्स को भेज रहे हैं तो एनवायरमेंटल कंडीशन कैसा होगा, वहां पर गुड्स डैमेज ना हो जाए उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा और उसके हिसाब से पैकेजिंग होनी चाहिए। नंबर 2, प्रिजर्वेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ गुड्स। गुड्स का जो क्वालिटी है वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप बिस्किट सेंड कर रहे हैं तो बिस्किट्स को हवा लगते ही वो नरम हो जाता है, तो उसको वैसे पैकिंग करनी पड़ेगी ताकि उसके क्वालिटी रिड्यूस ना हो। और नंबर 3, प्रमोशन ऑफ द गुड्स। उसकी पैकेजिंग पे ऐसे ऐसे हम लोग एडवर्टीजमेंट करेंगे, ट्रेडमार्क डालेंगे, कलरफुल करेंगे, सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिक एक प्रमोशन होगा गुड्स का। तो ये 3 चीजें पैकेजिंग करता है और हमें गुड्स को सेंड करने से पहले क्या करना पड़ेगा, पैकेजिंग करनी पड़ेगी। 6th वन, ईसीजीसी कवर। ईसीजीसी क्या है, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन। द एक्सपोर्टर मे ऑब्टेन कवर फ्रॉम ईसीजीसी। ये एक टाइप का इंश्योरेंस जैसा हो गया, किसके जैसा, इंश्योरेंस। Such cover protects exporter against credit risk. For example, if the importer fails to make the payment of bill, the exporter can be covered from ECGC to the extent of 90% of the loss. तो अगर हमने ECGC का यहाँ पर क्रेडिट स्कीम वो ले लिया तो इससे क्या फायदा होगा, अगर इंपोर्टर ने हमें पैसा नहीं दिया है ना, इफ द इंपोर्टर फेल्स टू मेक द पेमेंट, अगर उसने पैसा नहीं दिया तो हमको ईसीजीसी जो है वो 90% ऑफ द लॉस क्या कर देगा, कवर करके देगा। तो हमको ईसीजीसी का भी कवर लेना चाहिए। फिर जो भी जीएसटी रिलेटेड फॉर्मेलिटीज है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स की, द एक्सपोर्टर नीड्स टू कंप्लीट जीएसटी फॉर्मेलिटीज रिगार्डिंग एक्सपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड से रिलेटेड जो भी जीएसटी का हमको फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करना है वो कंप्लीट करेंगे। एंड देन मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस निकालना बहुत जरूरी है क्योंकि इन वॉयज या ये जो रास्ता है वो लगभग, इन द केस इफ यू आर गोइंग थ्रू मरीन, है ना, समंदर के रास्ते आप जा रहे हैं तो 15 से 20 दिन या 25 दिन भी चला जाता है। तो ये बहुत लंबा पीरियड है, बीच में कुछ भी हो सकता है। बीच में अगर हमारी जो शिप है वो टाइटैनिक हो गई तो पूरा का पूरा लॉस हो जाएगा। तो ऐसा ना हो इसके लिए क्या होगा, हम इंश्योरेंस ले लेंगे। द एक्सपोर्टर हैज टू ऑब्टेन मरीन इंश्योरेंस अंडर सीआईएफ। सीआईएफ क्या है, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट कॉन्ट्रैक्ट। ये तीनों का मिलाकर के एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ठीक है ना, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड freight contract. He has to pay necessary insurance premium and obtain insurance policy. तो इसके लिए उसको क्या करना पड़ता है, नेसेसरी जो इंश्योरेंस का प्रीमियम का पैसा है वो पे करना पड़ता है। तो उसको क्या मिल जाएगा, इंश्योरेंस मिल जाएगा। इंश्योरेंस से क्या फायदा है कि इन केस
अगर उसके गुड्स को कुछ डैमेज हुआ, कुछ लॉस हुआ, तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी, ठीक है। एंड पॉइंट नंबर 9 इज CNF एजेंट, इसको बोलते हैं क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। ये क्या करता है? ये हमारी मदद करता है एक्सपोर्ट में। इन एक्सपोर्ट ट्रेड क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट आर नोन एज कस्टम हाउस एजेंट। क्या बोलते हैं इनको? कस्टम हाउस एजेंट बोलते हैं। These agents are responsible for forwarding the goods। ये क्या करेंगे? हमारा जो गुड्स है वो कस्टम अथॉरिटी से क्लियर करा करके उसको फॉरेन कंट्री तक पहुंचाने का काम करेंगे, तो हमारा बहुत सारा हेडेक कम हो जाएगा। ये एजेंट हमारी बहुत मदद करते हैं और इसके बदले में हमें उन्हें कमीशन पे करना पड़ता है। शिपमेंट स्टेज। अब क्या स्टेज स्टार्ट हो रहा है? शिपमेंट। शिपमेंट मतलब गुड्स को क्या करना है? अभी हमको उसको पूरा प्रोसेसिंग कंप्लीट करके गुड्स को लोड करना है शिप पे और रवाना करना है, ठीक है। तो प्रोसेसिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट का सबसे पहला प्रोसेसिंग हो जाएगा। एक्सपोर्टर प्रिपेयर द शिपिंग बिल एंड गेट्स ऑल द डॉक्यूमेंट प्रोसेस्ड एट कस्टम हाउस। कस्टम हाउस में सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो प्रिपेयर करवा के लेगा शिपिंग बिल के साथ में, ठीक है। नंबर 2, एग्जामिनेशन ऑफ द गुड्स। अब क्या होगा? गुड्स को पहले चेक किया जाएगा। क्या किया जाएगा? चेक किया जाएगा। द क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट ऑब्टेन कार्टिंग ऑर्डर। क्या लेता है वो? कार्टिंग ऑर्डर फ्रॉम द PTA। PTA कौन है? पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी, ठीक है। टू कार्ट द गुड्स इनसाइड द डॉक्स। तो यहाँ पर जो PTA अथॉरिटी है वो क्या करती है? पहले गुड्स को चेक करती है कि कहीं आप कोई गलत प्रोडक्ट तो नहीं लेकर के जा रहे हो, कहीं आप स्मगलिंग तो नहीं कर रहे हो, आपका क्या प्रोडक्ट है, प्रॉपर है कि नहीं, कौन से कंडीशन में है, उसके लिए वो क्या करती है? एक सर्टिफिकेट इश्यू करती है। तो कार्टिंग ऑर्डर हमको वहां से मिलेगा। कहां से? फ्रॉम PTA। क्या लेना है? कार्टिंग ऑर्डर, ताकि वो चेक करके बताएं कि डॉक में कौन से गुड्स रखे हुए, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, लोडिंग ऑफ गुड्स। अब गुड्स को क्या कर रहे हैं हम लोग? लोड कर रहे हैं। कहां लोड कर रहे हैं? शिप में लोड कर रहे हैं। आफ्टर एग्जामिन द गुड्स, कस्टम एग्जामिनर इश्यूज लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर? लेट एक्सपोर्ट। तो यहाँ पर जो कस्टम एग्जामिनर है वो लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर क्या करता है? चेक करने के बाद इशू कर देता है। द क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट देन ऑब्टेन्स लेट शिप ऑर्डर। उसके बाद जो क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट है हमारा, उसको कौन सा ऑर्डर लेना पड़ता है? लेट शिप ऑर्डर, नया ऑर्डर उसको लेना पड़ता है। और ये ऑर्डर कहां से मिलेगा उसको? कस्टम प्रिवेंटिव ऑफिसर से, CPO से मिलता है उसको, कस्टम प्रिवेंटिव ऑफिसर। The goods are then loaded on the ship for which a mate receipt is obtained। अब क्या होगा? अब जो गुड्स हैं वो शिप पे लोड किया जाएगा और शिप पे हमको क्या मिलेगा? मेट रिसीट। अब मेट रिसीट क्या होता है? मेट कौन होता है? मेट होता है कैप्टन ऑफ द शिप। कौन होता है? कैप्टन ऑफ द शिप। अभी शिप का कैप्टन वो चेक करेगा कि गुड्स लोडिंग के समय कौन से कंडीशन में थे, है ना। बाद में पता चला आपने यहां से भेजा कंप्यूटर, वहां से निकला कैलकुलेटर। हाँ, वोएज में क्या हुआ? इतना धक्के लगे कि सब कंप्यूटर ब्रेक हो गया। और कल को जाकर के शिपिंग कंपनी क्या बोलेगी? भाई हमको तो ऐसे ही मिला था, ऐसे ही हमने दे दिया आपको। नहीं, ये नहीं चलेगा। पहले मेट रिसीट क्या, मेट जो है कैप्टन ऑफ द शिप, वो क्या इशू करेगा? मेट रिसीट। मेट रिसीट क्या होता है? वो चेक करेगा कि गुड्स जब आया था शिप के ऊपर तो कौन से कंडीशन में था, प्रॉपर कंडीशन में था या नहीं था, कितनी क्वांटिटी में था, तो सारी इंफॉर्मेशन वो उसमें मेंशन करता है, ठीक है। So goods are loaded on the ship for which a mate receipt is obtained। तो हमको मेट रिसीट मिल जाता है, वहां पर जो कैप्टन ऑफ द शिप है वो सब लिख करके देता है कि इतनी क्वांटिटी में ये अमाउंट ऑफ कमोडिटी आपने हमारी शिप पे क्या किया है? लोड किया है, ठीक है। द क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट अप्रोचेस शिपिंग कंपनीज एंड ऑब्टेन अ बिल ऑफ लेडिंग। तो यहाँ पर जो CNF एजेंट है वो क्या करता है? शिपिंग कंपनी को अप्रोच करता है। शिपिंग कंपनी कौन होती है? जिसके शिप्स चलते हैं बहुत सारे, है ना, उनसे जाकर के वो लेता है बिल ऑफ लेडिंग। कौन सा बिल? बिल ऑफ लेडिंग। सो बिल ऑफ लेडिंग हमारे पास प्रूफ रहता है कि हमने गुड्स क्या कर दिया? लोड कर दिया और शिप कर दिया, यहां से गुड्स जा चुका है। पोस्ट शिपमेंट स्टेज। पोस्ट शिपमेंट स्टेज मतलब अब हमने गुड्स भेज दिया, इसके बाद क्या? इसके बाद शिपमेंट एडवाइस भेजा जाता है। क्या भेजा जाता है? शिपमेंट एडवाइस। द एक्सपोर्टर सेंड्स शिपमेंट एडवाइस टू द इंपोर्टर इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट डिस्पैच ऑफ द गुड्स।
तो यहाँ पर एक शिपमेंट एडवाइस मतलब एक टाइप का फॉर्म होता है, वो सेंड किया जाता है इंपोर्टर को और उसको बताया जाता है कि गुड्स क्या हो चुके हैं, यहाँ से निकल चुके हैं, डिस्पैच हो चुके हैं, रवाना हो चुके हैं। ही ऑल्सो सेंड अ कॉपी ऑफ पैकेजिंग लिस्ट, commercial invoices and non-negotiable copy of loading along with advice letter। तो ये सारी जो डॉक्यूमेंट है वो क्या करेगा, सेंड करेगा किसको, इंपोर्टर को। ठीक है, तो क्या क्या कॉपी सेंड कर रहा है, सबसे पहले पैकेजिंग लिस्ट, दूसरा कमर्शियल इनवॉइस मतलब बिल सेंड करेगा जितना उसका टोटल बिल हो गया, एंड नॉन नेगोशिएबल कॉपी ऑफ लोडिंग अलोंग विथ एडवाइस लेटर। तो एक नॉन नेगोशिएबल कॉपी ऑफ लोडिंग, लोडिंग का जो कॉपी है जो नेगोशिएबल नहीं है, जो ट्रांसफरेबल नहीं है ना, वो दे देगा किसके साथ, एडवाइस लेटर के साथ। बराबर है। प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट, the exporter submits all necessary documents to the bank for negotiation and realization of export proceed। अब क्या होगा, हमने देखो गुड्स भेज दिया, अब हम अपने बैंक के पास जाएंगे और उनसे पैसे मांगेंगे। क्यों? क्योंकि जो इंपोर्टर का बैंक है वो हमारे बैंक को पैसा देगा और हमारा बैंक वो पैसा हमें देगा। बराबर है। तो यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट है, नेसेसरी डॉक्यूमेंट शो करेंगे, हम बोलेंगे देखो हमने जो भी गुड्स का ऑर्डर था वो शिप कर दिया है, गुड्स जा चुका है, अब आप हमारे क्या दे दो, पैसे दे दो। रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट इंसेंटिव, फिर हम गवर्नमेंट को भी अप्रोच करेंगे क्योंकि हमें मालूम है कि एक्सपोर्ट करने पे गवर्नमेंट भी हमें क्या देता है, इंसेंटिव देता है, बख्शिश देता है, इनाम देता है। द एक्सपोर्टर मेक्स एन अरेंजमेंट टू ऑब्टेन एक्सपोर्ट इंसेंटिव फ्रॉम द कंसर्न अथॉरिटी, उस अथॉरिटी से हमको क्या मिलेगा, इंसेंटिव्स मिलेगा गवर्नमेंट के थ्रू। The incentive include duty drawback, refund of GST if paid। तो यहाँ पर ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है, जीएसटी का कुछ अमाउंट पे किया है तो वो भी मिलता है। ठीक है, अब क्या करेंगे लास्ट में, फॉलो अप। एक्सपोर्टर शुड ऑलवेज हैव फॉलो अप आफ्टर एक्सपोर्ट टू फाइंड बायर्स रिएक्शन टुवर्ड्स द गुड्स। तो एक्सपोर्टर क्या करेगा, गुड्स भेजने के बाद फॉलो अप तो लेगा कि ये जो गुड्स मैंने भेजा है वो उसको कितना पसंद आ रहा है। ठीक है, तो ये हमने ए बी सी डी ये सारे पॉइंट फिनिश किए यहाँ पर। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसीजर था, है ना, हमने देखा। सबसे पहले हमने क्या किया, हमारा काम था सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हमने क्या किया, हमने एजेंट बुक किया। कौन सा एजेंट, जो हमें ऑर्डर लेने में हेल्प करेगा। गेटिंग इट। तो एक एक करके आइए देखते हैं हम लोग ये पूरा प्रोसीजर कैसे हुआ। तो सबसे फर्स्ट कौन सा है, रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो हमने हमारा जो एक्सपोर्टर है मिस्टर राधे, राधे ने सबसे पहला स्टेज क्या किया, रजिस्ट्रेशन। ठीक है, फिर नंबर 2 उसने क्या किया, बुक एन एजेंट। अच्छा, ये एजेंट क्या करेगा, ये फॉरेन कंट्री में जाकर के हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा और लोगों को क्या करेगा, प्रोडक्ट सेल करेगा और उनसे ऑर्डर लेगा। बराबर है। तो सपोज वो जो एजेंट था पर्टिकुलर, वो एजेंट कहाँ बैठा था, वो अफ्रीका में जाकर के बैठा था। ठीक है, और इसने क्या किया, इसने कन्विंस किया मिस्टर सैम को गुड्स परचेस करने के लिए। बराबर है। अच्छा, इसके बाद प्री शिपमेंट, प्री शिपमेंट मतलब शिपमेंट के पहले का काम। हमको क्या मिला, ऑर्डर मिला। ठीक है, तो हम ऑर्डर पहले रिसीव करेंगे। तो यहां से मिस्टर सैम उन्होंने क्या किया, ऑर्डर प्लेस किया। उन्होंने राधे से बात किया और ऑर्डर प्रोवाइड किया कि मुझे कितने कंप्यूटर्स चाहिए। हमने उनको बोला कि हमको आपसे क्या चाहिए, हमको आपसे चाहिए लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट आप प्रोवाइड कीजिए। बराबर है। तो
नेक्स्ट स्टेज क्या है? लेटर ऑफ क्रेडिट के बाद प्री शिपमेंट फाइनेंस। अब हमने क्या किया यहाँ पर? हमने अपने बैंक को अप्रोच किया। किसको अप्रोच किया? बैंक को। तो यहाँ पर हम गए बैंक के पास और बैंक को बोला भाई हमें पैसे चाहिए क्योंकि हमें बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है और ये जो ऑर्डर कंप्लीट होते ही हम आपका जो पैसा है वो रिटर्न कर देंगे। ठीक है। तो देना बैंक ने लेटर ऑफ क्रेडिट देखा और हमें क्या दे दिया? हमें दे दिया लोन। ये क्या हो गया? प्री शिपमेंट फाइनेंस। नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। अब जो गुड्स की बात हम कर रहे थे यहाँ पर, हमने क्या किया? एक एक करके गुड्स को प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया। तो हमें कंप्यूटर्स प्रिपेयर करना था। टोटल 10,000 कंप्यूटर हमें बनाना था, तो हमने उसको प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया, ये ऑर्डर देना स्टार्ट किया। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं? पैकेजिंग कर रहे हैं। पैकेजिंग क्या होगा इसमें? एक तो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान वो सेफ होना चाहिए, उसकी क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए और गुड्स को वो प्रमोट करना चाहिए, ऐसी पैकेजिंग हम करेंगे। 6th वन देखा हमने, ईसीजीसी कवर। हम जो ईसीजीसी डिपार्टमेंट है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, उनसे एक कवर ले लेंगे। ये इंश्योरेंस टाइप का कवर है कि सामने वाले पार्टी ने अगर हमें पेमेंट नहीं किया तो 90% ऑफ द लॉस क्या होगा? वो कवर हो जाएगा। ईसीजीसी हमें करा करके देगा। सो इट्स अ टाइप ऑफ गारंटी थ्रू ईसीजीसी। बराबर है। नेक्स्ट, जीएसटी की जो भी फॉर्मेलिटीज है अपनी कंट्री में, उस फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट की जाएगी। फिर मरीन इंश्योरेंस हम निकाल लेंगे और क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट को हम बुक कर लेंगे जो हमारा काम करेगा। अब जो शिपमेंट स्टेज है, शिपमेंट स्टेज में सबसे पहले क्या होता है? गुड्स को प्रोसेस किया जाता है। एक्सपोर्टर प्रिपेयर द शिपिंग बिल एंड गेट्स ऑल द डॉक्यूमेंट प्रोसेस। जितना भी डॉक्यूमेंट का जरूरत है वो सब यहाँ पर क्या होगा? प्रोसेस होगा। एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स, गुड्स का एग्जामिनेशन होगा। कौन करके देगा हमको? जो पीटीए है, पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी, ठीक है ना, वो हमें करके देगा। तो ये हम अपने एजेंट से करा के लेंगे। और एजेंट कौन है? क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। वो कार्टिंग ऑर्डर पीटीए अथॉरिटी से लेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा जो पर्टिकुलर एक्सपोर्टर है मिस्टर राधे, उसने किसको अपॉइंट किया? क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। और ये क्या करेगा? पीटीए से कार्टिंग ऑर्डर या सर्टिफिकेट ये ले लेगा। ठीक है। तो कार्टिंग ऑर्डर हमें मिल गया। कार्टिंग ऑर्डर मिलने के बाद क्या हो रहा है? लोडिंग ऑफ गुड्स। अब यहां पर जो कस्टम्स एग्जामिनर है वो हमें लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर इशू करता है। मतलब वहां पर जो अथॉरिटी है, पोर्ट अथॉरिटी, वहां पर एक कस्टम्स एग्जामिनर होगा। आप समझ सकते, कोई इंस्पेक्टर जो चेकिंग करता है, इंस्पेक्शन करता है, वो बाद में बोलेगा कि सब गुड्स प्रॉपर है, करेक्ट है, तो लेट एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट होने दो, ऐसा वो ऑर्डर इशू करेगा। फिर जो क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट है उसको मिल जाता है लेट शिप ऑर्डर, मतलब शिप को अभी रवाना करो, उसका ऑर्डर हमको मिल जाएगा। कस्टम प्रिवेंटिव ऑफिसर, वहां से ये हमको मिल जाएगा लेट शिप ऑर्डर। द गुड्स आर देन लोडेड ऑन द शिप। ठीक है। अब क्या हो जाएगा? अब हम अपने यहाँ पर एक शिप जो है वो मंगा लेंगे। तो ये जो पर्टिकुलर शिप है समझ लीजिए, ठीक है। तो हमारे यहाँ से जो भी गुड्स होगा वो गुड्स उसमें क्या किया जाएगा? लोड किया जाएगा।
और लोड करते समय यहाँ पर कौन रहेगा, यहाँ पर रहेगा मेट, मतलब कैप्टन ऑफ द शिप। यहाँ पर जो कैप्टन ऑफ द शिप है वो हमें मेट रिसीट इशू करेगा। क्या इशू करेगा, मेट रिसीट। ये मेट रिसीट क्या होता है, कंडीशंस देखते हैं कि प्रॉपर कंडीशन है या नहीं, ठीक है। सो मेट रिसीट हमें इशू हो गया और हमने सारे के सारे गुड्स क्या कर दिए, एक एक करके लोड कर दिए। कहाँ पे लोड कर दिए, शिप में। तो शिप में क्या हो गया, बड़े बड़े कार्टन्स सब आ जाएंगे, हाँ कंटेनर सब शिप में आ जाएगा, उसमें सब गुड्स आ गए। इसके बाद क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट अप्रोचेस शिपिंग कंपनीज एंड ऑब्टेन अ बिल ऑफ लेडिंग। अब हमारा जो एजेंट है वो कहाँ जा रहा है, शिपिंग कंपनी के पास जा रहा है, ठीक है ना। तो ये जो एजेंट है ये कहाँ जाएगा, शिपिंग कंपनी के पास। शिपिंग कंपनी मतलब जिसकी शिप चलती है ऐसी कंपनीज, ठीक है। तो जो भी कंपनीज हैं उनके पास जाकर के ये बिल ऑफ लेडिंग लेकर के आएगा। क्या लेकर आएगा, बिल ऑफ लेडिंग। इसके बाद शिपमेंट एडवाइस। ये एडवाइस का मतलब क्या हो जाता है, एक फॉर्म होता है, ठीक है ना। शिपमेंट एडवाइस, द एक्सपोर्टर सेंड शिपमेंट एडवाइस टू द इंपोर्टर इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट डिस्पैच ऑफ गुड। तो ये पूरा लिस्ट होगा कि एक्सपोर्टर बता रहा है कि मैंने क्या क्या सेंड किया है, तो उसका पूरा यहाँ पर लिस्ट हम सेंड कर देंगे। ही ऑल्सो सेंड कॉपी ऑफ पैकेजिंग लिस्ट, कमर्शियल इनवॉइस एंड नॉन नेगोशिएबल कॉपी, ये सब सेंड करेगा। फिर प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट क्या किया जाएगा, प्रेजेंट किया जाएगा। द एक्सपोर्टर सबमिट्स ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट, किसको, बैंक को देगा, ठीक है। और इसके हिसाब से तो सेल हो चुका है तो बैंक से बोलेगा आप हमारे पैसे दे दो। तो क्या होगा यहाँ पर, ऐसे केस में जो हमारा इंपोर्टर है उसको जैसे ही क्या होता है मालूम पड़ा कि सारे के सारे जो बिल ऑफ लेडिंग है या डॉक्यूमेंट है उसको मिल गए हैं, तो ये जो पैसा है वो किसको देगा, अपने बैंक को देगा। उसका जो बैंक है वो किसको देगा, हमारे बैंक को देगा, और हमारा बैंक हमें पैसा देगा। समझा क्या, इस तरीके से हमें हमारा जो पेमेंट है वो मिल जाएगा। गेटिंग इट। नेक्स्ट, रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट इंसेंटिव। अब हम किसको अप्रोच करेंगे, गवर्नमेंट अथॉरिटीज को अप्रोच करेंगे, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट के ऊपर गवर्नमेंट हमें क्या देती है, इनाम देती है इन द फॉर्म ऑफ इंसेंटिव, ठीक है ना। तो जितना एक्सपोर्ट हम बताएंगे उसके हिसाब से उसका कुछ परसेंटेज हमें इंसेंटिव के रूप में मिलेगा, या जीएसटी जो हमने पे किया, जो हमने टैक्स भरा है वो रिफंड मिलेगा हमें, ठीक है। और फिर लास्ट में फॉलो अप, बाद में हम फॉलो अप लेंगे किससे, इंपोर्टर से, कि ठीक ढंग से गुड्स पहुंचा कि नहीं, आप उसको अच्छे से यूज कर पा रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ऐसे फॉलो अप लिया जाएगा, ठीक है। सो आई होप एक्सपोर्ट ट्रेड आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया। तो देखते हैं, अगर हम एक इंपोर्टर हैं तो हमें क्या क्या यहाँ पर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। तो इंपोर्ट ट्रेड का मीनिंग क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इंपोर्ट ट्रेड। हिंदी में हम इसे कहते हैं आयात। आयात मतलब गुड्स को हमारी कंट्री में लाना, कैसे, परचेस करके, ठीक है। इंपोर्ट ट्रेड रेफर्स टू द परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फॉरेन कंट्री। फॉरेन कंट्री से आपने जो भी गुड्स वगैरह परचेस करके हमारे देश में लाया उसे बोलेंगे इंपोर्ट ट्रेड। द प्रोसीजर फॉर इंपोर्ट ट्रेड डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। सबका प्रोसीजर अलग अलग होता है, डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री, डिपेंडिंग अपॉन द इंपोर्ट पॉलिसी, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट एंड कस्टम पॉलिसी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। तो वहाँ के रूल क्या है, रेगुलेशन क्या है, लीगैलिटी क्या है, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टम पॉलिसीज कैसी है, ये सब उसको क्या करेगी, इन्फ्लुएंस करेंगी, और उसके हिसाब से ये पूरा प्रोसीजर डेवलप किया जाता है। In almost all countries of the world, import trade is controlled by the government. हर एक कंट्री का जो इंपोर्ट है, वो जो इंपोर्ट कौन गवर्न करता है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट पूरा कंट्रोल करता है। The objective of these controls are proper use of foreign exchange, restrictions, protection and indigenous industries.
तो यहाँ पर क्या हुआ, ये क्यों गवर्नमेंट अपने हाथ में लेकर के रखता है, ताकि जो फॉरेन एक्सचेंज हमें मिलता है उसको हम लोग प्रॉपरली यूज कर सकें। दूसरी चीज, जो भी हमारे जो इंडिजीनियस डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है ना, उसको बढ़ावा मिले, उसको हम बचा सकें। इसके लिए भी जो इंपोर्ट से रिलेटेड जो भी प्रोसीजर रहता है, रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। किसके कंट्रोल में? गवर्नमेंट के। अब आप स्टेजेस देखेंगे ना, तो ऑलमोस्ट सारे स्टेजेस सेम है। पहला क्या है? प्रीलिमिनरी स्टेज, इसमें भी रजिस्ट्रेशन होगा, नेगोशिएशन हो रहा है। प्री इंपोर्ट स्टेज, इंपोर्ट स्टेज एंड पोस्ट इंपोर्ट स्टेज। ठीक है, तो सबसे पहला रजिस्ट्रेशन, कहां पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा? इसको भी डायरेक्टरेट जनरल फॉरेन ट्रेड टू ऑब्टेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट, तो इसको भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट लेना है। फिर इसको भी पैन नंबर लेना है, और इसको भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लगेगा। फिर वो क्या करेगा? नेगोशिएशन। द इंपोर्टर मस्ट होल्ड नेगोशिएशन विथ ओवरसीज सप्लायर। नेगोशिएशन मतलब बार्गेनिंग वगैरह जैसी चीजें, जैसे प्राइस का क्या होगा, प्राइस गुड्स का प्राइस क्या होगा, डिलीवरी शेड्यूल क्या होगा, आप कब तक डिलीवरी करेंगे, आपका क्रेडिट पीरियड क्या है, मतलब अगर मैं पैसा आपको 2-3 महीने बाद दूंगा तो चलेगा क्या, मोड ऑफ पेमेंट क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन रिगार्डिंग सेल, पेमेंट एंड डिलीवरी। तो ये सबसे रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, ये सब क्लियर किया जाएगा। अभी प्री इंपोर्ट स्टेज, इंपोर्ट करने के पहले हम क्या करेंगे? अगर आप एक इंपोर्टर है, इंपोर्ट की बात छोड़ दो, अगर आपको नॉर्मल सा भी कोई परचेस करना है ना, आपको सेल फोन परचेस करना है ना, आपने सोचा मेरे पास बहुत अच्छा मोबाइल होना चाहिए, मुझे परचेस करना है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप 10 जगह से सर्च करोगे कि कौन सा जगह प्रोडक्ट अच्छा मिल रहा है, प्राइस कहाँ पर बेटर है, ऑनलाइन परचेस करूं या फेस टू फेस में जाकर के किसी शॉप से परचेस करूं। अच्छा, शॉप में भी गए तो वो क्या प्राइस दे रहा है, क्या क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है, हम सब कुछ कंपेयर करते हैं, है कि नहीं? तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम कोटा सर्टिफिकेट ऑब्टेन करेंगे। क्या करेंगे? कोटा सर्टिफिकेट। कोटा सर्टिफिकेट क्या होता है? यहाँ पर क्वांटिटेटिव जो रेस्ट्रिक्शन रहता है उसके लिए हमको गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? सर्टिफिकेट। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैं एक इंपोर्टर हूं एंड आई वांटेड टू इंपोर्ट राइस इन आवर कंट्री, मुझे राइस इंपोर्ट करना है फॉरेन कंट्री से, तो उसके ऊपर क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन रहता है। गवर्नमेंट ने बोला है कि कोई भी इंपोर्टर सपोज 10,000 क्विंटल से ज्यादा राइस इंपोर्ट कर सकता नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा क्वांटिटी का। तो हमें सपोज उन्होंने 1000 क्विंटल्स का सर्टिफिकेट दिया तो हम उतना ही इंपोर्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं कोटेशन सर्टिफिकेट या कोटा सर्टिफिकेट। गेटिंग इट एवरीवन? कोटा सर्टिफिकेट समझ में आया आपको? सर्टन आइटम्स आर सब्जेक्टेड टू कोटा रेस्ट्रिक्शन। तो कुछ आइटम्स के ऊपर क्या लगा रहता है? कोटा के रेस्ट्रिक्शन, मतलब कोटेशन, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन। The importer needs to obtain import quota certificate from government authority। तो सबसे पहले उसको import quota सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। नंबर 2, फॉरेन एक्सचेंज क्लियरेंस। फॉरेन एक्सचेंज क्लियरेंस, अब सबसे बड़ी दुविधा की बात, जो इंपोर्टर होता है, इंपोर्टर एक्सपोर्टर के बीच में मोड ऑफ पेमेंट डिसाइड होता है। फॉर एग्जांपल, मैं इंडियन इंपोर्टर हूं, मैं कौन हूं? इंडियन इंपोर्टर, और मैं गुड्स इंपोर्ट कर रहा हूं यूएसए से, अमेरिका से मैं गुड्स क्या कर रहा हूं? इंपोर्ट कर रहा हूं। तो हम दोनों के बीच में डील होगा कि करेंसी कौन सा रखें, कौन से करेंसी में डील करना है। तो अमेरिका वाला बोलेगा भाई देखो हमको तो डॉलर ही चलेगा, आपका रुपीस वगैरह नहीं चलेगा, आप हमें डॉलर में पेमेंट कीजिए। तो अगर हमें एज अ इंडियन एक्सपोर्टर डॉलर में पेमेंट करना है, उसके लिए हमारे पास डॉलर तो होना चाहिए। तो डॉलर कहां से मिलेगा हमको? हमारे बैंक से मिलेगा। ठीक है, तो वो हम क्लियरेंस करा के लेंगे। द इंपोर्टर नीड्स टू ऑब्टेन फॉरेन एक्सचेंज क्लियरेंस फ्रॉम आरबीआई। तो आरबीआई से हम बात करेंगे और फॉरेन एक्सचेंज क्लियरेंस ले लेंगे कि इतने डॉलर का हमको जरूरत है। सपोज $9,000 का ऑर्डर है। कितने डॉलर का? $9,000 का। तो हम आरबीआई को रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें $9,000 प्रोवाइड किए जाए, और उसके बदले में हम आप उनको क्या देंगे? रुपीस देंगे। द इंपोर्टर शुड फॉरवर्ड द एप्लीकेशन फॉर द सेम थ्रू हिज बैंक। वो अपने बैंक के थ्रू ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है, सेंड कर सकता है। ऑर्डर प्लेसमेंट, अब क्या होगा?
रेस्ट ऑफ द थिंग्स इज डन, तो अब ऑर्डर प्लेस किया जाएगा। हम इंपोर्टर है, हम उसको ऑर्डर देंगे। आफ्टर ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज क्लियरेंसेस फ्रॉम आरबीआई, द इंपोर्टर प्लेसेस एन ऑर्डर विद द ओवरसीज सप्लायर। तो हम इंपोर्टर है, हम क्या देंगे, उसको ऑर्डर देंगे। दिस ऑर्डर इज कॉल्ड एज इंडेंट। तो इस ऑर्डर को क्या बोला जाता है, इंडेंट बोला जाता है। The importer negotiate the term and condition of the import contract and place the order। तो जो इंपोर्टर है वो उसके हिसाब से बार्गेन करता है, बातचीत करता है, और जो भी टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हुआ है उसके हिसाब से वो क्या करेगा, इंपोर्ट ऑर्डर प्लेस करेगा। ठीक है, तो डन विथ इंपोर्ट ऑर्डर, सॉरी ऑर्डर प्लेसमेंट। लेटर ऑफ क्रेडिट, बाकी लेटर ऑफ क्रेडिट की कहानी वही है कि लेटर ऑफ क्रेडिट हम क्या करेंगे, अपने बैंक को लेटर लिखेंगे कि हमें गुड्स इंपोर्ट कराना है, तो फला फला एक्सपोर्टर के नाम पे आप क्या दे दीजिए, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कीजिए। तो जो इंपोर्टर का बैंक है वो क्या देगा, लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, द एक्सपोर्टर नॉर्मली रिक्वेस्ट फॉर एलसी, एलसी मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट। The letter of credit is an understanding given by the importer's bank guarantee the payment of the exporter on behalf of the importer। तो यहाँ पर कौन गारंटी ले रहा है, बैंक गारंटी ले रहा है। क्या गारंटी ले रहा है कि अगर इंपोर्टर फेल हो गया तो हम आपको पैसा देंगे। ठीक है, द लेटर ऑफ क्रेडिट इज द सेफेस्ट मेथड ऑफ पेमेंट इन फॉरेन ट्रेड। तो इसके थ्रू बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। Therefore, the importer has to obtain letter of credit from his bank in favor of the exporter। तो एक्सपोर्टर के फेवर में उसको ये लेटर ऑफ क्रेडिट लिखा करके लेना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट अभी जो इंपोर्टर है हमारा वो भी किसको अपॉइंट करेगा, वो भी सीएनएफ एजेंट, उसके कंट्री में जो सीएनएफ एजेंट है उसको वो अपॉइंट करेगा ताकि उसको भी थोड़ी सहूलियत मिल जाए, हेल्प मिल जाए। The importer has to appoint clearing and forwarding agent to undertake various custom formalities and documentation work in respect of import of goods। तो बहुत सारे जो डॉक अथॉरिटीज के फॉर्मेलिटीज होते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट इसमें जो इंपोर्टर है उसकी हेल्प करेगा। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट इज शिपमेंट एडवाइस। The shipment advice enable the importer to make necessary arrangement for custom clearance and unloading of the goods sent by the exporter। अब जो गुड्स हमने उसको सेंड किया है तो उसको कैसे मिलेगा, क्या सबूत है कि ये जो गुड्स आया है पोर्ट अथॉरिटी पे उसका ही है। तो जो भी डॉक्यूमेंट हमने सेंड किए थे या शिपमेंट एडवाइस हमने दिया है वो कोर्ट वो क्या करेगा, जो इंपोर्टर है वो कस्टम अथॉरिटी से मिल करके उनको डॉक्यूमेंट दिखा करके गुड्स को फिर ले सकता है। गेटिंग इट, तो यहाँ पर शिपमेंट एडवाइस इज वेरी मच नेसेसरी। डन फॉर द डे, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग, मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।